नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों और पाकिस्तानी नागरिकों को पनाह क्यों। पहलगाम हमले के बाद जब केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया, तब यह खुलासा हुआ कि हजारों पाकिस्तानी नागरिक भारत में वैध और अवैध रूप से कई वर्षों से रह रहे हैं। जाहिर है कि इस स्थिति से राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल उठेंगे ही। भारत की सुरक्षा से संबंधी जानकारी क्या इन लोगों के द्वारा दुश्मन मुल्क को साझा नहीं हो रही होगी? यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र में रह रहे 5023 नागरिकों में 107 नागरिक पुलिस की पहुंच से फरार हैं और 34 अवैध रूप से राज्य में रह रहे हैं। ये आंकड़े सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, जो वाकई चिंताजनक है। ये खास रिपोर्ट देखिए, फिर इसी पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों को जल्द देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है, जिसके चलते कई परिवारों में तनाव है। बता दें कि पाकिस्तान के मेडिकल वीजा वाले नागरिकों के लिए भारत छोड़ने का मंगलवार 29 अप्रैल को आखिरी दिन था, जबकि सामान्य वीजा धारकों की समय सीमा 27 अप्रैल थी। पाकिस्तानियों को वीजा देने में लापरवाही। हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक हजारों की संख्या में पाकिस्तानी भारत में कई साल से रह रहे थे और सरकार को पता ही नहीं था या जानबूझकर हम उन्हें शरण दिए थे। बहरहाल जो भी हो, लेकिन यह कितनी निराशाजनक बात है कि पाकिस्तानियों को वीजा अस्पतालों के एड्रेस पर विदेश मंत्रालय दे रहा था। देश की राजधानी दिल्ली से सैकड़ों पाकिस्तानी अस्पतालों के पते पर वीजा बनवाकर भारत आ गए और सालों से यहीं रह रहे हैं। आमतौर पर जरूरी काम के पहले विदेशियों से एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है और जिन लोगों पर शक है कि वह भारत में कभी भी देशविद्रोही गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, उनके लिए आंखें बंद कर वीजा दिया जाता रहा। मतलब कि अस्पतालों के एड्रेस पर सालों से वह भारत में घूम रहे हैं और फिक्र किसी को नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। निगरानी तंत्र में गंभीर खामियां। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में सैकड़ों पाकिस्तानी नागरिकों के अस्पतालों के पते पर रहने की बात पता चली है। इसमें से कई लोग इलाज के लिए अवैध वीजा पर आए थे, लेकिन वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रुके रहे। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने दिल्ली पुलिस को एक सूची सौंपी, जिसमें लगभग 5200 पाकिस्तानी नागरिकों के नाम शामिल हैं, जो दिल्ली में रह रहे थे। इनमें से अधिकांश ने अपने पते के रूप में विभिन्न अस्पतालों को दर्ज किया था, विशेष रूप से मध्य दिल्ली, जामिया नगर, मजनू कटीला और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जैसे क्षेत्रों में। इसमें कुछ लोग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जैसे प्रमुख अस्पतालों में मुफ्त इलाज का लाभ उठा रहे थे, जबकि अन्य ने अस्पतालों के पते का उपयोग केवल निवास के लिए आधार के रूप में किया। इसमें से कई पाकिस्तानी नागरिक अल्पकालिक मेडिकल वीजा पर भारत आए थे, लेकिन वीजा समाप्त होने के बाद वह लापता हो गए या स्थानीय समुदायों में घुल मिल गए। कुछ मामलों में उन्होंने फर्जी दस्तावेजों या भारत नागरिकों से शादी के माध्यम से अपनी उपस्थिति को वैध बनाने की कोशिश की। मजनू कटीला में लगभग 900 और सिग्नेचर ब्रिज के पास 600 से 700 पाकिस्तानी नागरिकों की मौजूदगी दर्ज की गई है। यह स्थिति दर्शाती है कि निगरानी तंत्र में गंभीर खामियां थी, जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग बिना किसी वैध दस्तावेज के दिल्ली में रह रहे थे। कमजोर वीजा नीतियां या मिला लाभ। आमतौर पर यह माना जाता रहा है कि भारत में वीजा नीतियां विशेष रूप से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए हमेशा से जटिल रही हैं, लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, उससे तो यही लगता है कि भारत में राशन कार्ड बनवाने से भी आसान है यहाँ का वीजा लेना। उसमें भी पाकिस्तानियों के लिए तो और भी आसान है, क्योंकि उन्हें भारत में आंख बंद कर
वीजा दिया जाता है। कई मामलों में वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी लोगों ने भारत में रहना जारी रखा और इसकी निगरानी नहीं की गई। फिलहाल सवाल यह उठता है कि इसके लिए जो जिम्मेदार है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? अवैध प्रवासियों को लेकर उदासीनता। आपको बता दें कि अवैध प्रवासियों की पहचान और निगरानी तो पूरी दुनिया में है, पर दुनिया का कोई भी देश अपने दुश्मन देश के नागरिकों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करता जैसा भारत में होता रहा है। देश में पाकिस्तानी नागरिकों की स्थिति ऐसी है कि वह स्थानीय समुदायों में घुल मिल गए और उनकी गतिविधियों पर नजर नहीं रखी गई। वहीं देश की सरकारों ने समय समय पर अवैध प्रवासियों के मुद्दे को उठाया, लेकिन इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के बजाय राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में जहां पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या अधिक थी और वहां स्थानीय प्रशासन ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। अब जब पहलगाम में पर्यटकों की हत्या हुई तो केंद्र और राज्य सरकार जागी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस शासित राज्यों में सरकार ने पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्ती की हो, पर कांग्रेस तो मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते ऐसा करने से बच रही है। पर बीजेपी सरकारों की क्या मजबूरी है, यह समझ से परे है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, भारत की सुरक्षा से जुड़ा ये मामला है और काफी वाकई ये चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। और पहलगाम का जो ये आतंकी हमला जो हुआ है, तो इस घटना ने बहुत कुछ खोलकर सामने रख दिया है कि आखिर कितनी लापरवाहियां देश में चल रही थी। पाकिस्तान से लोग किस तरीके से भारत में आ रहे थे और भारत में आकर उनको किस तरीके से इतनी आसानी से वीजा उपलब्ध कराया जा रहा था कि राशन कार्ड जितनी आसानी से बन सकता है उससे भी जल्दी वीजा उपलब्ध कराया जा रहा था पाकिस्तानियों को। आप समझ लीजिए, अधिकांश जो पाकिस्तानी यहां आए हैं वो अस्पताल के पते से आए हैं। आप देख लीजिए, देश में आप एक सामान्य से काम के लिए जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए या आप किसी काम के लिए जाइए, तो दुनिया भर के आपको पेपर देने पड़ते हैं। निवास प्रमाण पत्र लाइए, ये प्रमाण पत्र लाइए, वो प्रमाण पत्र लाइए। जबकि वीजा देने के मामले में जिस तरीके से लापरवाहियां सामने आई हैं, बिल्कुल रेवड़ी की तरह पाकिस्तानियों को वीजा बांटा गया। और पाकिस्तानियों के लिए तो खास तौर पर यह ऐसा लग रहा है कि आंख बंद कर वीजा दिया गया है। अब अगर कोई अन्य देश हो तो ठीक है, लेकिन जब अपना दुश्मन मुल्क हो उसके साथ ऐसी लापरवाही क्या देश के लिए चिंताजनक नहीं है? देश में ऐसी स्थिति होनी चाहिए। आप देख लीजिए, 5023 लोग जो मुंबई में आए थे, वो अब अधिकांश लोग उसमें से गायब हैं। वो मेडिकल के उस पे आए थे, पते पर आए थे, अब वो गायब हैं। तमाम लोग गायब हैं और वो कहाँ हैं इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। दिल्ली में एम्स में हजारों की संख्या में लोग, 5 से 6 हजार लोग रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, जिनमें तमाम एम्स के पते से उनको वीजा जारी किया गया, तमाम अस्पतालों के पते से वीजा जारी किया गया और वो आराम से अस्पताल के पते से आए देश में और देश में गायब हो गए, आबादी में घुल मिल गए। अब ये पाकिस्तानी क्या देश के लिए चिंता नहीं पैदा करेंगे? क्या देश के लिए सुरक्षा खतरों को ये पैदा नहीं करेंगे? ये तमाम गंभीर सवाल हैं और इन सवालों के जवाब निश्चित रूप से तलाशने होंगे। हमारे साथ आज चर्चा के लिए तमाम विशेष मेहमान जुड़ने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ मौसमी सचदेवा जी, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा तमाम अहम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मौसमी जी, हम आपके पास आते हैं। मौसमी जी, कोई भी देश इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है? अब जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ है तो इस हमले ने बहुत कुछ खोलकर सामने रख दिया है। कितनी हम लापरवाही कर रहे थे, हमारी एजेंसियां कितनी लापरवाही कर रही थी, वो भी अब खुलकर सामने आ रहा है। कितनी संख्या में पाकिस्तानी यहां भारत में रह रहे थे, ये अब सामने आ चुका है। अवैध रूप से कितने पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं सामने आ चुका है। हजारों की संख्या में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, तमाम शहरों में जो पाकिस्तानी हैं आए थे हिंदुस्तान, मेडिकल वीजा पे आए थे, टूरिस्ट वीजा पर आए थे और वो वापस गए ही नहीं। 27 तारीख की जो तारीख थी पाकिस्तानियों को देश छोड़ने की,
मेडिकल वीजा पे जब आए थे, उनकी 29 तारीख 2 दिन उनको अतिरिक्त रियायत के तौर पर दिए गए थे, लेकिन वो तारीख भी गुजर गई। लेकिन हजारों की संख्या में अभी भी पाकिस्तानी अवैध रूप से देश में आए हैं और वो रह रहे हैं। कहां रह रहे हैं किसी को नहीं पता है। क्या वो देश के लिए खतरा नहीं है? और ये तब और महत्वपूर्ण हो जाता है कि दुश्मन मुल्क के वो नागरिक हैं। मौसमी जी, महाराष्ट्र का आपने डेटा दिया है। आप सोचिए अगर महाराष्ट्र में ही 5000 से ज्यादा वो भी हमारे हॉस्टाइल कंट्री के नेशनल्स भरे पड़े हैं, पूरे देश में सोचिए क्या होगा, उसका कितना आंकड़ा कितना होगा। और इनमें से कितने लोग इन्फॉर्मर्स होंगे, इनमें से कितने लोग सीक्रेटली प्लांट किया गया होगा। इतना बड़ा चैनल चला रहे हो, आप जिम्मेदारी तो रखो। सुनाई दे रहा है आपको? जी जी मौसमी जी, देखिए कितने लोग सीक्रेटली वहाँ पे प्लान किया गया हुआ है, और कितने लोग आप सोचिए राइट मोमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ इसका क्या वो है, क्योंकि वीक सर्विलेंस पोस्ट एंट्री, सर्विलेंस है ही नहीं। आपका कोई वीजा जो पॉलिसीज है सारा अमेंड करना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई वही नहीं है। नेशन वाइड जो ऑडिट वीजा है वो ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई, मुझे लगता है, प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है। अभी हमें पता ही नहीं है इनमें से कितने इन्फॉर्मर्स है, इनमें से कितना प्लांटेड है जो ब्रेन वॉश यूथ है। हमें ये पता नहीं है कि कितने लोग राइट मोमेंट के लिए वेट कर रहे हैं कि अभी टेरर यहाँ पे फैलाना होगा। So it is a very dangerous situation in the entire country, से महाराष्ट्र के लिए नहीं तो। और अब यहाँ पे करप्शन, लोकल लेवल में करप्शन बहुत हाई हो, बिकॉज अगर लोकल लेवल में करप्शन नहीं है तो हॉस्टाइल कंट्री से नेशनल्स हमारे देश में इलीगली रह ही नहीं सकते। आप बोल रहे हो राशन कार्ड मिल रहा है, वीजा मिल रहा है, कितनों का आधार कार्ड भी बन रहा है। सो इट इज अ थ्रेट टू अ कंट्री। मैंने पहले भी बोला है, हमारे देश के अंदर ही जो वॉर है उसको जीतना बहुत जरूरी है। और हमारे देश में ही ऐसे टेरर जो है इम्प्लांट किया गया है, इन्हीं में से बहुत लोग होंगे और हमें पता ही नहीं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है एक बायोमेट्रिक वीजा जो ट्रैकिंग सिस्टम्स है ये सब लागू कर देना चाहिए, बिकॉज ये आज की बात नहीं है। ये बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर तो आपको पता ही नहीं है। वहां पे मुझे लगता है देयर इज नो फेंस ट्रैकिंग। कैसे आए? मेडिकल ग्राउंड्स में आए, लेकिन किसी ने चेक किया कि कब तक उनका वैलिडिटी है, क्या चेक हो रहा है? सो इट इज वेरी, ये जो फॉरेनर्स एक्ट है वो भी मुझे लगता है अमेंडमेंट करना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमारा जो लोकल लेवल का करप्शन है, वी हैव टू चेक दैट, कैसे वो लोग एंट्री किया। और इंटर एजेंसी जो डेटा शेयरिंग का है, वी हैव टू कीप नोट ऑफ दैट ऑल्सो। सो बहुत सारे सिस्टम अगर सही नहीं है तो हॉस्टाइल कंट्री से इतने लोग इलीगली हमारे देश में रह रहा है, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और कैसे गायब हो गए? मतलब 5000 से अब अचानक से 107 गायब हो गए। क्यों किसी ने ट्रैक नहीं किया? तो इट इज अ मेजर फ्लॉ। पोस्ट एंट्री जो सर्विलेंस है, ये एक मेजर फ्लॉ है। आई थिंक पहलगाम जो ये इशू हुआ है, ये टेरर अटैक हुआ है, इससे बहुत चीजों का खुलासा हुआ है। इंटेलिजेंस फेलियर से लेके बहुत चीजें का खुलासा हुआ है। आई थिंक भारत अभी बहुत कड़ी से कड़ी, आई थिंक भारत विल टेक सम स्ट्रिक्ट मेजर्स, और लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज इनको ट्रैक करना भी बड़ा मुश्किल है। अचानक से गायब हो गया, कैसे गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया? वेयर इज द ट्रैकिंग सिस्टम? हम ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहे? सो लेट्स सी अब लोकल लेवल का करप्शन हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेते हैं, क्या हम वीजा पॉलिसीज को किस तरीके से हम इसको अमेंड करते हैं। बहुत सारे स्टेप्स है जो करना बहुत जरूरी है। बट एट प्रेजेंट जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस को सॉर्ट आउट करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है सचदेवा जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली साहब जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आपका चर्चा में बहुत स्वागत है। सच्चिदानंद पांडे जी जुड़ चुके हैं, सपा नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। मेजर साहब, हम आपके पास आते हैं। मेजर साहब, पहलगाम के हमले ने न सिर्फ कश्मीर में जो सुरक्षा चूक की जो खामियां थी उनकी पोल खोली है, बल्कि देश में कितना बड़ा सिंडिकेट चल रहा था उसकी भी पोल खुली है। कितनी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान की लड़कियां पाकिस्तान में उनकी शादियां हो रही थी, वो अब जाकर हम एक सीमा हैदर की चर्चा करते हैं, उसने आके पाकिस्तान में शादी कर ली, उसकी चर्चा होती है। आप देखिए 5 लाख 10 लाख
हिंदुस्तान की जो बेटियां हैं वो नागरिक तो हिंदुस्तान की अभी भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान में शादी की है, पाकिस्तान में उनके बच्चे हैं वो पाकिस्तान के नागरिक हैं, उनका जो शोहर है वो पाकिस्तान का नागरिक है। तो कहीं ना कहीं ये सिंडिकेट देश के लिए कितना खतरा है, इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरी चीज, पाकिस्तान से भारत आने वालों का आंकड़ा बहुत बड़ा है। यह अब पता चला है पहलगाम आतंकी हमले के बाद कि कितनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान के नागरिक आ रहे हैं। अभी तक हम यही सोचते थे कि कुछ लोग इलाज कराने आते हैं, लेकिन इलाज के नाम पर पाकिस्तानी हजारों की संख्या में महाराष्ट्र में 5 से 6 हजार लोग आए हैं, दिल्ली में हजारों की संख्या में आए हैं, कुछ तो वापस गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, और उनको वीजा आप देख लीजिए कैसे मुहैया कराया गया, मेडिकल वीजा पे वो आए हैं और देश में कहां हैं वो किसी के पास कोई सूचना नहीं है। ये बड़ा गंभीर सवाल है। मेजर साहब क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए जी। सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी, देश महफूज रह पाएगा तभी हम कुछ कर पाएंगे आगे जाके। देखिए, जो लोग आते हैं पाकिस्तान से उनको वीजा भी मिल जाता है बाकायदा, बहुत लोग हैं जो फंसे हुए हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट है उनके पास। ये गवर्नमेंट ऑफ द डे, चाहे पहले कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी सरकार हो, ये पॉलिटिकल, लेकिन ये इसमें ये बहुत सीरियस मुद्दा है। अब देखिए, कहेंगे कि हम तो बेचारे, हमें थोड़ा बम ब्लास्ट किया, हमें थोड़ा गोलियां चलाई, हमें थोड़ा उग्रवाद फैलाया, हम तो मरीज थे, हम तो मासूम थे, हम यार, ये मैं मानता हूँ हो सकता है कुछ लोग निर्दोष ना हो, कुछ लोग हो, लेकिन हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पहले देखनी है। मानवता हम जानते हैं, मगर मानवता बाद में आती है। हमारे मुल्क के लोगों की मानवता पहले, इंडियंस की मानवता पहले, सबसे पहले हमारा देश आएगा, हमारे लोग आएंगे, हमारा मुल्क आएगा, बाद में हम देखेंगे अगर हमारे पास कुछ बचता है तो हम, किसी का भूकंप हो गया कहीं। मेजर साहब हमारा सवाल है, क्या आपको इसमें सिंडिकेट नजर आता है या ये एक सामान्य प्रक्रिया है? ठीक है मेजर साहब, आपको माफी के साथ रोकना चाह रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुना देते हैं अपने दर्शकों को। कम थी, केरोसिन या डीजल की संभावना भी ना के बराबर था, बहुत कम मिल पाता था, अन्य संसाधन भी नहीं थे, क्योंकि इनके लिए कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है। कोई केरोसिन जमीन के नीचे से तो निकलेगा नहीं, यहां पे तो जमीन के नीचे से तो निकलेगा नहीं। इन सभी उस समय के भाव के अनुरूप विद्यालय ऐसा बनाया जाए जो ग्रामीण विकास में अपना योगदान दे सके। धीरे धीरे करके गोरखपुर में उस समय के आचार्यों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, एक सुदृढ़ नींव खड़ी की और विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय के रूप में अपनी एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ा। लेकिन किसी एक क्षेत्र को जिसमें आपकी विशेषज्ञता आगे बढ़ सकती हो, विश्व को एक पहचान दिला सकती हो, उस क्षेत्र को चिन्हित करना, उसका कार्य करना जो आपको एक नई पहचान दिला सके। कहीं भी इसके अंदर कोई ऐसा कार्य हो तो लोग याद करें कि हाँ, उसके लिए याद करें कि हाँ, विद्यालय के पास ये विशिष्टता। आज भी हम देखते हैं अलग अलग संस्थान अपनी एक विशिष्टता को लेकर के अपने को बनाने के लिए संघर्ष करते हैं, और विश्वविद्यालय अगले 25 वर्ष की अपनी कार्य योजना को बनाते समय सरकार की इस भाव को तो रखना है, लेकिन विशेषता हमारी किस फील्ड में है, उस फील्ड की उस विशेषज्ञता के लिए अपने नए प्रयास को आना होगा। याद रखना, जीवन में ढेर सारे अवसर मिलेंगे आप बढ़ने के, हर दिन आपके लिए एक अवसर होता है, लेकिन उस अवसर को हम अपने अपने संस्थान के अनुरूप कैसे मोड़ सकें, वह एक कार्य योजना तैयार करना और उसको
समय रहते निर्णय ले लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आप याद करिए 75 वर्ष पहले की स्थिति, एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 45-50 करोड़ लाख की मांग हो रही थी कि इतना पैसा होगा तब विश्वविद्यालय बन जाएगा। और अभी ऑडिटोरियम और यहां के सेंट्रल लाइब्रेरी के भवन के बारे में चर्चा कर रहा था तो मुझे बताया गया कि इन दोनों प्रोजेक्ट है लगभग 45 से 50 करोड़ का है, यानी केवल एक ब्लॉक जिसको आ सकते हैं, एक ब्लॉक के लिए इतना पैसा लग। समस्या पैसे की नहीं आज के दिन पे, समस्या समय पे कार्य योजना प्रस्तुत करने का है, तरीके से इसको आगे बढ़ाने का है। मैंने अभी कार्यदायिता से पूछा, मैंने कहा ऑडिटोरियम यहां पे बन रहा है तो कितने दिन में आप बना के तैयार करेंगे? उन्होंने कहा कि अभी टेंडर की हमारी प्रक्रिया पूरी होने और इसका, मैंने कहा भी शॉर्ट टर्म टेंडर के बाद इसको आगे कैसे आप कर सकते हैं? उन्होंने 24 महीने का बात कही, मैंने कहा भी 24 महीने बहुत लंबा होता है, आप इसको 18 महीने में बना करके तैयार करिए, 18 महीने में, और ऐसा ऑडिटोरियम बनाइए कि विश्वविद्यालय के लिए उपयोगी तो हो, उसमें कॉन्फ्रेंस रूम भी दीजिए, विश्व से संबंधित तमाम अन्य गतिविधियों को वहां पर क्रियान्वित किया जा सके, इसके अच्छे ढंग से उसको तैयार करने की व्यवस्था करिए। और फिर बगल में एक लाइब्रेरी बनाइए विश्वविद्यालय की, जो विश्वविद्यालय की पहचान बन सके। ये समय है जब विश्वविद्यालय उन पुरातन ग्रंथों लेकर के एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो आज लुप्त प्राय हो रहे हैं। मुझे याद है 1940 में गोरखनाथ मंदिर से एक प्रकाथा प्राच्य दर्शन पर आधारित था, उसकी एक प्रति बची थी। वह गोरखपीठ से जुड़े हुए एक बहुत प्रखर साधक थे, योगी शांतिनाथ जी, योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के वे शिष्य थे। कोलकाता विश्वविद्यालय में फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। विश्वविद्यालय की सेवा को छोड़ करके योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के सानिध्य में आकर के, गोरखपीठ में आकर के उन्होंने साधना के क्षेत्र में अपना आगे के जीवन को आगे बढ़ाया। उन्होंने भारतीय दर्शन को लेकर के अपने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने वक्तव्य से तमाम योजनाओं की बात कही। इस दौरान एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं देश की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों और पाक नागरिकों को पनाह क्यों। जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद निगरानी तंत्र, देश के निगरानी तंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा चूक तो कश्मीर में हुई ही, साथ ही निगरानी तंत्र पर भी सवाल उठ रहे हैं और कमजोर वीजा नीति पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पहलगाम के आतंकी हमले ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है और बहुत ऐसे खुलासे हुए हैं जो देश के लिए निश्चित रूप से चिंताजनक है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। अमरेंद्र राय जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सच्चिदानंद जी पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद आमिर विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौसमी सचदेवा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही मंजू सेठ फॉर्मर एम्बेसडर हैं, वो भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। अमरेंद्र राय जी, हम आपके पास आते हैं। अमरेंद्र राय जी, 27 तारीख पाकिस्तानियों का देश छोड़ने की आखिरी तारीख थी। उसके बाद मेडिकल वीजा पर जो आए लोग थे उनको देश छोड़ने की 29 तारीख आखिरी थी। लेकिन पहलगाम के हमले ने क्या क्या खुलासा किया है, ये सुनकर लोग वाकई में सोचने पर मजबूर हो रहे हैं और चिंता उनके मन में भी है।
पाकिस्तान से कितनी बड़ी संख्या में लोग हिंदुस्तान में आ रहे थे और वीजा उनको किस तरीके से रेवड़ियों के माफिक उपलब्ध कराया जा रहा था। तो पहलगाम की आतंकी घटना ने कमजोर वीजा नीति की पोल खोल दी है, निगरानी तंत्र की पोल खोल दी है और सुरक्षा चूकों को साफ तौर पर उजागर कर दिया है। क्योंकि महाराष्ट्र में 5023 लगभग पाकिस्तानी थे, उनमें से सैकड़ों पाकिस्तानी मेडिकल वीजा पर आए थे, वो गायब हैं। देश में कहां हैं किसी को नहीं पता है। दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें पाकिस्तानी नागरिकों को यह बताया गया है कि इतने पाकिस्तानी 5200 लगभग पाकिस्तानी नागरिक दिल्ली में थे, वो मेडिकल के वीजा पर आए थे और उनका जो पता, जो वीजा देने के दौरान अस्पतालों के पते पर वो आए थे और अब वो गायब हैं। तमाम लोग गायब हैं और वो कहां हैं इसका कोई पता नहीं है। देश को किस तरीके से लंबे समय से धर्मशाला बना दिया गया, इसका जवाब कौन देगा? देश के लिए क्या ये वाकई चिंताजनक विषय नहीं है? अमरेंद्र जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। देखिए, ये बहुत चिंताजनक चीज तो है ही है कि जो इतना बड़ा देश में इतना सब हो रहा है और इतने सब लोगों को जो है पहले से इस तरीके से देश में अवैध तरीके से रह रहे हैं और हम बेखबर भी थे सर, हम बेखबर थे। पहलगाम की घटना ने बहुत कुछ खोलकर सामने रख दिया है। हाँ, लेकिन ये सरकार भी तो कर रही है ना ये सब चीजें। सरकार ही तो खोल रही है, तभी तो ये सब चीजें हो रही हैं। जो ऑर्डर पास किया है वो भारत सरकार ने ही किया है, तो उनको बहुत सारी चीजें थी, इनपुट थे ये पहले से ही, और इस पे कार्रवाई की जाएगी आगे, क्योंकि ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और इस पे जो है बहुत बड़ी कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। आगे आपको इसका रिजल्ट मिलेगा देखने को, क्योंकि पहली कार्रवाई तो उन्होंने शुरू कर दी है ना। अब धीरे धीरे ये सब चीजें जो हुई हैं ये पहले से ही होती रही हैं और जिसपे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं गया है, लेकिन ये बहुत चिंताजनक चीज है और इस पे सरकार लगातार नजर रखे हुए है और 100% जो है कार्रवाई होगी। आप ये बिल्कुल विश्वास रखिए कि 100% जो है मोदी जी इस पे पूरी सरकार इस पे नजर रखी हुई है। इस पे बहुत ही चिंताजनक विषय है और इस पे जरूर कार्रवाई होगी। ठीक है अमरेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम हमारे साथ पांडे जी जुड़े हुए हैं, सच्चिदानंद पांडे जी, उनके पास जाएं उससे पहले मोहम्मद आमीन जी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। हम सर आपके पास आते हैं। सर, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें यह दावा किया गया है कि 5200 पाकिस्तानी जो हिंदुस्तान में रह रहे थे, मेडिकल वीजा पर वो हिंदुस्तान आए हुए थे और मुफ्त इलाज का वो लाभ भी उठा रहे थे। यहाँ हिंदुस्तानियों को इलाज बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रहा है। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी, यहाँ लाखों लोग इलाज का फायदा उठा रहे थे। ठीक है, मानवीय पहल हम मान लेते हैं, लेकिन उनका जो वीजा दिया गया था वो अस्पतालों के पते से दिया गया था। बड़ी संख्या में 5200 लोग दिल्ली में जिनको अस्पतालों के पते से वीजा दिया गया था, रेवड़ियों के माफिक। यहां राशन कार्ड बनवाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, हिंदुस्तान में हो जाता है। लोग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो इतने प्रकार के पेपर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और समझिए अस्पताल के पते पर सीधा वीजा उपलब्ध कराया। अब वो लोग गायब हैं, वो कहां हैं किसी को पता नहीं है। ये कितनी बड़ी चूक है और देश के लिए ये कितना बड़ा खतरा है। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं बहुत अच्छी बात है मनोज जी, आपका लगाना जायज बनता है। आपकी जितनी जानकारी है, आज आपने जितनी जानकारी रिसर्च से जुटाई है, उसके तहत आपने ये अपना आरोप पत्र पढ़ दिया बिल्कुल हमारे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के ऊपर और उन डिप्लोमेट्स पे किया जो कि ऐसे ऐसे देशों में रखे गए हैं जो कि एक अच्छे ऑफिसर्स हैं फॉरेन सर्विस के, और फॉरेन सर्विस के साथ भी वो इंटेलिजेंस की भी जानकारी रखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो मनोज जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, शायद आपको फॉरेन पॉलिसी का ज्ञान होगा या नहीं है मुझे नहीं पता है। नहीं, बहुत मैं इसका बहुत ज्ञान नहीं रखता हूं सर, लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत के जो भी दुश्मन देश हैं, उन दुश्मन देशों से जिनको वीजा दिया जाता है, आपको एक और जानकारी अपडेट कर दूं आपकी जनता को, आपके दर्शकों को, जी कि जो अगर कोई आदमी पाकिस्तान का पैदा किया हुआ है, यानी जन्म पाकिस्तान में हुआ है और कनाडा में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, इंग्लैंड में रह रहा है, उसको हमारा भारत देश वीजा कहीं से नहीं देता। आपको आज मैं बता दूं जी, उनको वीजा देना बड़ा मुश्किल है और उसकी बड़ी छानबीन की जाती है। जहां तक सवाल है, हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, यहाँ पर हिंदुस्तान के लोगों की लड़कियों की शादियां होती है, वहाँ लड़कों की यहाँ शादियां होती हैं। ये एक परंपरा चली आ रही बहुत पुरानी, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी छानबीन करके उनको वीजे दिए जाते हैं। और एक चीज और आपको बता दूं, जो पड़ोसी देश हमारे भारत के, चाहे वो मालदीव हो
श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो और पाकिस्तान हो, इस पे बड़ी छानबीन करके हमारे वीजे दिए जाते हैं। और वीजा ऑफिसर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, जो कि जब इंटरव्यू होता है तो उसमें उनके हाव भाव देख के, उनके बात करके, उनके पेपर्स देख के तब उनको वीजा अलॉट किया जाता है। रही बात आपने कहा कि अस्पताल के पते पर वीजे दिए गए, ये टोटल झूठ है। अस्पताल के वीजे नहीं दिए गए, बल्कि उन्होंने अपने यहाँ पर रिलेटिव के पते दिए होंगे, और रिलेटिव के पते दिए होंगे, रहने की बात की होगी, तो उस पे तो पता दिया गया होगा। और दूसरा पता जो होता है कि यहाँ उनको इलाज कराना है, इसलिए हमारे पुलिस वालों को, हमारी एजेंसीज को इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए कि वो कहाँ रहेंगे आके और कहाँ पर वो इलाज कराएंगे। ये इंडोर्समेंट होता है उसमें, और इन लोगों को सादा हिदायत होती है सीधे, ये जब आएंगे तो पाकिस्तान से उड़कर अगर यहाँ आएंगे या चल के आएंगे, सबसे पहले हमारे यहाँ लोकल थाने में या डिस्ट्रिक्ट में आपको रिपोर्ट करेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा ये पासपोर्ट नंबर है, ये वीजा है और हम यहाँ रहेंगे, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। इन पे पूरी निगरानी रखी जाती है, किसी तरह की छूट नहीं दी जाती। आपको जो आधी अधूरी जानकारी दी गई, मैं नहीं समझता हूँ किस बात से मिली है, लेकिन ये जो लोग रह रहे थे इनको वाघा बॉर्डर से आउट कर दिया गया है, आए थे उस मेड से इनको वापस भेज दिया गया है। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अभी आपके न्यूज में ही पेपर में पढ़ रहा था कि 2 हस्बैंड एंड वाइफ जो यहाँ पर थे, वाघा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पाकिस्तानी तो चला गया, लेकिन उसकी वाइफ को इसलिए नहीं जाने दिया कि वो हिंदुस्तान की बच्ची थी और उसका पासपोर्ट पाकिस्तान का नहीं था, इसलिए उसको यहाँ पर डिटेन कर लिया और पाकिस्तानी को वहां से डिपोर्ट कर दिया। ये तो इंटेलिजेंस है हमारी, और हमारी इंटेलिजेंस अगर ना हो तो आप लोग रात में आराम से सो नहीं सकते। सियाचिन बॉर्डर पे भी हमारे पहरे दे रहे हैं हमारे सैनिक, और हमारे इंटेलिजेंस के लोग रातों में घूमते हैं, हर भेष में घूमते हैं, हर तरीके से घूमते हैं, तो हमारे यहाँ किसी तरह की सुरक्षा चीक नहीं हो सकती। हाँ, मैं मानता हूँ कि पहलगाम की एक दुर्घटना ऐसी दुर्घटना है जिसमें चूक हुई है, अब उसके लिए जांच चल रही है, सरकार विजिलेंट है, और उसके लिए कितने सबक पाकिस्तान को दिए गए हैं ये वही जानते होंगे। और अभी भी थर-थर कांप रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट और साथ में वहाँ के लोग। ठीक है सर, अब बहुत शानदार बात आपने कही है और कुछ हमारी जानकारियां भी आपने दुरुस्त कर दी है। लेकिन सर, जो आईबी ने रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की जो हम जिसके आधार पर हम ये बात कर रहे हैं, क्या वो रिपोर्ट गलत दी गई है कि 5200 लोगों का उन्होंने आंकड़ा दिया है? दिल्ली के मंजनू टीला, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जैसे क्षेत्रों में यहाँ एम्स और तमाम प्रमुख अस्पतालों के पते पर लोग आए, उनको इलाज मुहैया कराया जा रहा था, लेकिन वो अधिकांश लोग अब पता उनका नहीं है कि हैं कहाँ। इसमें निगरानी तंत्र कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ 107 लोग महाराष्ट्र में, जो लगभग 5023 लोग महाराष्ट्र में जो आए थे, उसमें से 107 लोगों का पता नहीं है। तो क्या एजेंसियों के पास पता नहीं है, पुलिस के पास पता नहीं है, किसके पास पता नहीं है जो 107 लोग ये कहाँ गए? इस पर क्या कहेंगे? मनोज जी, मैं एक चीज आपको ये बता दूं जी कि जहां तक सवाल आपने कहा कि आईबी की रिपोर्ट, मैं बिल्कुल सच मानने को तैयार नहीं हूं कि आईबी की रिपोर्ट जो पुलिस को गई है वो आपको शेयर हुई है जी, या आपको सोर्सेस से मिली है। मुझे शेयर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में सर ये छपी। सुनिए मनोज जी मेरी बात सुनिए। ठीक है, आईबी की रिपोर्ट जो होती है, मैंने गृह मंत्रालय में भी काम किया है, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में तो था ही, लेकिन उससे पहले मैं गृह मंत्रालय भारत सरकार में भी था। मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि जब कोई भी फॉरेनर किसी भी कंट्री का हमारे देश में आता है, तो जो काउंटर्स होते हैं, इमिग्रेशन काउंटर, चाहे वो अटारी बॉर्डर हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो इंडिया का, उस बॉर्डर्स पे, वाघा बॉर्डर पे और इंडिया पे कहीं भी किसी कंट्री का आता है तो उसका इंडोर्समेंट पासपोर्ट में किया जाता है, उसके टाइम डाले जाते हैं, उसका सीरियल डाला जाता है, उसके कॉन्टेक्ट यहाँ भरे जाते हैं, और उसके बाद उसको रिलीज किया जाता है शहर के अंदर। अब रही बात, वहां पर उसको दिए जाते हैं इंस्ट्रक्शन, और वो गए होंगे ऐसा नहीं है। अब हर वक्त एक पुलिस वाला एक आदमी के साथ नहीं आ जा सकता, ना लेट सकता, ना उठ सकता है। हाँ, उसकी निगरानी रखी जाती है, अड़ोस पड़ोस से कहा जाता है और लोकल थाने से भी कहा जाता है। किसी वजह से एक आध आदमी अगर गायब हो जाता है तो उसको ढूंढना भी जाता है, और मिलेगा तो उसको ऐसा पनिशमेंट मिलेगा कि जिंदगी में दोबारा हमारे इंडिया आएगा नहीं। ठीक है, और जाने का तो मौका ही नहीं मिल पाएगा उसको। ठीक है सर, एक और छोटा सा सवाल, मेरा उम्मीद है आप उसका बेहतर जवाब दे पाएंगे क्योंकि आप जानकार हैं। हो सकता है मेरी जानकारी में कुछ त्रुटियां हो, जानकारी दुरुस्त ना हो। एक और अहम सवाल सर, जब एक आम देश और एक दुश्मन मुल्क, चूंकि हम 4 लड़ाइयां लड़ चुके हैं
और कहीं ना कहीं आज भी वही हालात बने हुए हैं। तो जब एक दुश्मन मुल्क से इस तरीके से जब लापरवाहियां इस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि कई अवैध रूप से यहां पर लोग वीजा पर आए और तमाम अवैध रूप से रह रहे हैं, कुछ लोग अभी सेंटरों पर थानों में डिपोर्ट भी कराए गए। गुजरात में आप देख लिए अवैध बांग्लादेशी और अवैध पाकिस्तानी, उनको सर उनके पास कोई पेपर नहीं, ये भी तो सर किसी ना किसी रास्ते से आए हैं ना। इसमें इसके लिए तंत्र कोई दोषी नहीं है सर, कैसे आए हैं? नहीं, तंत्र तो बॉर्डर दोषी है ना। जो बॉर्डर है हमारा, वहां पर जो हमारे सुरक्षा कर्मचारी है उनकी चूक है। हो सकता है उनमें कुछ लालच बसी हो सकता है किसी रिश्तेदारी के तहत हो सकता है उन पर कोई प्रेशर हो, इस तरीके से वो निकल जाते हैं वहां से लोग। एक आध, हर आदमी नहीं निकल सकता, कोई एक आध निकल जाता है जिसकी वजह से हमारी सुरक्षा एजेंसियां और बॉर्डर बदनाम होते हैं। इसको तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन हर कोई निकल जाता है, हर कोई ऐसा करता है, मैं उसको मानने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है सर। सर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से सचिदानंद पांडे जी जुड़े हुए हैं। पांडे जी, हालांकि मोहम्मद आमीन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कई चीजों को क्लियर किया है और डिनाई भी किया है, लेकिन अभी तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 27 तारीख जो पाकिस्तानियों को बाहर भेजने की आखिरी तारीख थी, उसके बाद जो मेडिकल वीजा पर आए हुए लोग थे उनको 29 तारीख 2 दिन अतिरिक्त समय दिया गया था। चूंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह निर्णय लिया गया कि जो पाकिस्तानी जो भी हैं उनको देश से निकाला जाए, तब एक एक पाकिस्तानी का चिन्हीकरण हुआ। कैसे आया था, कोई टूरिस्ट वीजा पर आया था या मेडिकल वीजा पर आया था, रिश्तेदारी में आया था, जैसे भी आया होगा, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, मैं अपनी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं आमीन साहब, पहली बार मुझे पता चला कि इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि हम यही समझ रहे थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जिस हिसाब से वर्षों से लड़ाई चलती आ रही है, पहली बार पता चला कि रोटी बेटी वाला जो रिश्ता है वो कितनी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान की बेटियां पाकिस्तान में जा रही हैं, पाकिस्तान की बेटियां हिंदुस्तान में आ रही हैं। लेकिन सच्चिदानंद पांडे जी, जिस तरीके से ये आरोप अब लग रहे हैं, 107 लोग महाराष्ट्र से गायब हैं, पाकिस्तान से आए थे वो गायब हैं, और दिल्ली से तमाम लोगों के गायब होने की खबर है जो मेडिकल वीजा पर आए थे, टूरिस्ट वीजा पर आए थे। अब वो चूंकि उनका समय खत्म हो चुका है, अब वो अवैध रूप से रह रहे हैं, तो वो गायब हैं। एजेंसियों को जानकारी है या नहीं है, दावा यही किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो देश के लिए खतरा है या नहीं है? पांडे जी देखिए क्या है जी, जो ये लोग गायब हैं, दरअसल वैसे तो हम लोग सब जानते हैं कि दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स, इनका वीजा खत्म है जी। और जहां तक मैं बात करूं इंटेलिजेंस एजेंसी, और देखिए मेरा मानना है कि इंटेलिजेंस एजेंसी और अपनी आर्मी, अपने देश की आर्मियों पे उंगली उठाना सरासर गलत है। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा कृत्य है, ये पूरा जो कार्य है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके अंतर्गत ही आता है। अब इसका फेल्योर किसके साइड से है, ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर जांच चल रही है। और अगर मैं एज अ लेमैन बात करूं तो हम भी वही बोलेंगे कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेल्योर है, लेकिन इसके ऊपर जांच चल रही है। इतने लोग गायब हैं, इनकी कोई सूचना नहीं है कहीं पे, कहां गए वो लोग, तो कहीं ना कहीं ये फेल्योर है तो किसका है? ये कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी हमें तय करनी पड़ेगी। हमारे देश का सवाल है, हमारे अपने लोगों का सवाल है। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी अगर हम तय नहीं करेंगे, और हर डिबेट में आप देखिए ये इस पे हमें खेद है, हमें दुख है, हमें ऐसा होना चाहिए। अरे भाई साहब, हर डिबेट में यही बातें होती हैं, कोई भी इस पे बात नहीं करता। मैंने कितनी बार बोला है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसके ऊपर कोई काम नहीं करता। बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग आते हैं और अपना अपना ज्ञान लोग दे के चले जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हम ज्ञान दें तो कम से कम उस ज्ञान का इंप्लीमेंटेशन हो, हम सरकार से फॉलो अप कर सके। भाई डेमोक्रेसी है ना, राजतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र है। हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को पूछने का हक है। मैं सरकार को टैक्स देता हूं तो मेरा पूछने का हक है कि आखिर में बंदे गए तो कहां गए, ये किसका फेल्योर है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? ये सरकार तय करे, इसको पब्लिक करे, कौन लोग गायब हैं। आईबी की रिपोर्ट जो गृह मंत्रालय को गई है, वो रिपोर्ट डिस्क्लोज नहीं किसी के पास, या हो सकता है कि नहीं बड़े चैनलों के पास गुप्त सूत्रों से रिपोर्ट आई हो, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग आज गायब हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। अगर हमारे देश के लोग किसी भी देश में जाते हैं, वीजा खत्म हो जाता है, तो उनको ट्रैक करके डिपोर्ट किया जाता है।
तो वो चीज हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आज ये पुलवामा अटैक के बाद ये घटना याद आई इन लोगों को? बताइए, पुलवामा जो है आप देखिए, और पुलवामा और पहलगाम दोनों देखिए, ये दोनों कहीं ना कहीं फेल्योर था किसी का ना, किसी ना किसी का तो फेल्योर था जी। किसका फेल्योर था? वो बेहतर तरीके से जो गृह मंत्रालय है और जो मेरे देश की आर्मी है वो तय करे। मैं एक आम नागरिक होकर मैं नहीं चाहता कि मैं अपने देश की आर्मी के ऊपर और इंटेलिजेंस एजेंसी कोई भी हिंदुस्तानी नहीं चाहता है। किसी ना किसी का फेल्योर था वो। किसका फेल्योर था? आज उन्हीं लोगों की वजह से हम चैन से सो रहे हैं। बिल्कुल मुझे इस बात पे गर्व है जी। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी का फेल्योर था, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा जी। फेल्योर था तो उसके ऊपर हम काम करें, वो फेल्योर ना हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम प्रिवेंशन रखें उसका कि लोग घुसपैठ ना कर पाए जी। हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ हमारे पास है जी। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हर चीज हमारे पास है। पर उसके बाद भी पाकिस्तान ऐसा मुल्क घुसपैठ करता है, हमारे लोगों को मारता है, वो बड़ा दुख होता है। तो हम इजराइल जैसा क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल। क्या हमारे पास दृढ़ संकल्प नहीं है जी? ठीक है। हमारे पास लोग नहीं है जी, हमारे पास ब्रेन्स नहीं है, सब कुछ हमारे पास है जी। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या है? हमें सिर्फ हर मुद्दे पर राजनीति करनी है। अगर यही राजनीति अगर हम इस पे प्रिवेंशन पे करें, यही लोग अपनी राय इस प्रिवेंशन के ऊपर दें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसकी नौबत ही ना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, ठीक है। अमृत सच्चिदानंद पांडे जी, हम आपके पास आ रहे हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब के पास हम आ रहे हैं। मोहम्मद अली साहब, अमेरिका से भारतीयों को किस तरीके से डिपोर्ट किया गया, उनको कैसे भारत लाया गया, दुनिया ने देखा और देश में काफ़ी शोर शराबा हुआ कि उनको कैसे लाया गया, बांध के लाया गया, ऐसे लाया गया, हाथ में हथकड़ियाँ थीं, पैर में जंजीरें थी, जैसा भी हो। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर हमारे हिंदुस्तान में कोई अवैध रूप से रह रहा है तो निश्चित रूप से नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो खतरा है। खासकर दुश्मन मुल्क के जब ऐसे लोग जो बड़ी संख्या में अगर अवैध रूप से देश में रह रहे होंगे तो वो हमारे देश का तो ये तो तय है कि भला तो नहीं चाह रहे होंगे। और ऐसे लोग जो अगर मेडिकल वीजा के सहारे या टूरिस्ट वीजा के सहारे अगर देश में आएंगे और उसके बाद गायब हो जाएंगे, हम कह रहे सैकड़ों की संख्या है ये, लेकिन अगर हम इसको नकार भी दें, 2, 4, 10 की भी अगर संख्या होती है तो वो भी कहीं ना कहीं मेजर साहब देश के लिए खतरा ही है। क्या कहेंगे आप? मेजर साहब फोन अनम्यूट कर लीजिए। मेजर साहब, क्या आप हमें नहीं सुन पा रहे हैं? मेजर अली शाह जी, क्या आप हमें नहीं सुन पा रहे हैं? फोन सर। जी हाँ, बोलिए जी सर, मेरा सवाल है, जिस तरीके से अमेरिका से जो तस्वीरें सामने आई, भारतीयों को किस तरीके से भेजा गया हिंदुस्तान, क्या हम वैसा क्यों नहीं कर सकते? अगर हमारे देश में कोई अवैध रूप से रह रहा है और खासकर दुश्मन मुल्क का अगर वो व्यक्ति है तो उसको हम क्यों नहीं देश से बाहर भेजेंगे? वो सैकड़ों की संख्या में हो या 2, 4 की संख्या में हो, हमारे देश के लिए वो बेहतर तो नहीं सोचेगा, हमारे देश के लिए खतरा है। तो अगर वो संख्या चाहे हजारों में हो, चाहे सैकड़ों में हो, चाहे जो 2, 4, 10 में हो, अगर ऐसे लोग हैं तो उनको एक एक व्यक्ति को चिन्हित कर उन्हें देश से बाहर फेंका जाना चाहिए। देखिए, पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, ठीक है? जो हमारे देश के जाबाज फौजी हैं वो अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं जी, अपनी जान जोखिम में डालते हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए, सरहदों पे रहते हैं। उनके लिए सरहद के उस पार जो है वो दुश्मन है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, उनके लिए दुश्मन नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है, वो दुश्मन नहीं। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहे हैं, वो तो दुश्मन नहीं। आप साथ में बैठ के डिप्लोमेसी करते हैं, वो दुश्मन नहीं। आप साथ में खवालियां गा लेंगे, वो दुश्मन नहीं। केवल फौजी के लिए दुश्मन है भाई। तो लेट्स बी क्लियर, पहली बात तो ये दोहरा चरित्र, या तो वो दोस्त है इसके बाद आप उठोगे बैठोगे, या तो दुश्मन है। यू कैन हैव डबल स्टैंडर्ड्स कि केवल फौजी के लिए जो मरेगा वो उसके लिए दुश्मन है, हमारे लिए दुश्मन नहीं है। तो अगर हम उस बात पे हम क्लैरिटी लेकर आएंगे तो ये संकोच नहीं हो पाएगा। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग यहाँ पाकिस्तानी आए थे वो उग्रवादी थे, हमें कुछ नहीं पता। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले स्वयं पे आती है
बहुत लोग ऐसे हैं जो एक केन दारूवाला एक राइटर थे, आईपीएस के ऑफिसर थे, मैं उनको जानता था पर्सनली, उनका देहांत हो गया था पिछले साल। उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें एक चैप्टर था लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट बाय केन दारूवाला। उसमें फातिमा थी, उसमें अला रखा ऊंट था, तो कैसे सरहद के उस पार इश्क हो जाता है साहब को। तो देखिए होता है, मैं मानता हूं, लेकिन ये बातें पहले नहीं सोचती। हालांकि पड़ोसी मुल्क है, लेकिन क्या हमारी दुश्मनी है या क्या हमारी दोस्ती है? हम क्लैरिटी का स्टैंड रखें ना, एक चीज का स्टैंड रखें, दुश्मन है, अगर दुश्मन है तो क्या दुश्मन के साथ आप उठते बैठते हो? क्या दुश्मन के साथ आप व्यापार करते हो? क्या दुश्मन के साथ आपकी डिप्लोमेसी होती है? क्या दुश्मन के साथ आप बैठ के खाना भी खाते हो, बिरयानी भी खाते हो? क्या दुश्मन के साथ आप कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी करते हो? क्या दुश्मन है तो आप उनका इलाज करवाते हो यहाँ पे अपने डॉक्टर से? नहीं। अगर दोस्त है तो भी कराओगे ना। तो आप अगर लाते हो ये बोल के कि भाई नहीं दुश्मन का ये, मैं आप सुने कभी दुश्मन है और इलाज भी चल रहा है भाई, तो लेट्स बी क्लियर, पहले दोस्त है कि दुश्मन है? आप ये भावना मैं नहीं बोलूंगा, पूरा देश से पूछ लीजिए, आप हर एक से पूछ लीजिए, वो देशवासी बोलेंगे पाकिस्तान हमारा दोस्त है कि दुश्मन है। पाकिस्तान सब देशवासी की भावना ये होगी कि दुश्मन है, सिंपल। तो ये बताइए मेरे को, ये निजी फौजी के साथ क्यों, ये ज़्यादती फौजी के साथ ही क्यों? ये फौजी गोली खाने के लिए सरहद पे रहेगा, तुम सरहद पे रहो, गोली खाओ, मरना है तो मरो, हम तो क्रिकेट देखेंगे भैया, बिल्कुल, हम तो क्रिकेट भैया, हम तो पार्टी करेंगे भैया, हम तो खिली उड़ाएंगे भैया। तो लेट्स बी क्लियर फर्स्ट, अगर फौजी हमारे वहां पे सरहद पे इतना कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं जी सबके लिए, तो लेट्स बी यूनाइटेड इन दिस। बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह जी, आपकी बात आगे, हमारे साथ अमरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, उसके बाद हम मोहम्मद अमीन सर के पास जाएंगे। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है अमरेंद्र जी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया और हम कह रहे हैं कि खून पानी एक साथ नहीं बह सकता। हाँ, वो दुश्मन मुल्क है, हमारे लिए भी यही कहा जाता है, हम दुश्मन मुल्क हैं। तो ये सारी जो फैसिलिटी जो है वो सारी फैसिलिटी हम उपलब्ध करा रहे हैं और हम दुश्मन मुल्क भी हैं। इसके साथ ही हिंदुस्तान की बेटियां बड़ी संख्या में पाकिस्तान में उनकी शादियां हो रही हैं, तो बीबी जो है हिंदुस्तानी चाहिए, सोहर पाकिस्तानी। क्या इसमें सिंडिकेट आपको नजर नहीं आता है क्या, या ये सामान्य प्रक्रिया है? दूसरी चीज, हिंदुस्तान में जो फायदे की जो चीजें हैं उसका तो हम हिंदुस्तान से फायदा उठाएंगे, बाकी चीजों के लिए हिंदुस्तान दुश्मन है हमारा। अमरेंद्र जी, अमरेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, मोहम्मद आबी सर अनम्यूट कर लीजिए। मोहम्मद सॉरी अमरेंद्र राय जी, अमरेंद्र राय जी फोन अनम्यूट कर लीजिए। अमरेंद्र राय जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हेलो जी, आपने सवाल सुना तो जवाब दे दीजिए। हाँ जी, सवाल सुना। ये किसी भी तरीके से अब कोई भी इनसे जो है संबंध नहीं रखना चाहिए, और जो मोदी जी की अब योजना है, सारे संबंध ढूंढ के इनके जो है खत्म करने चाहिए, और खत्म भी किए जा रहे हैं धीरे धीरे। आप देख रहे होंगे कि देश में सब चीजें जो है, व्हाट्सएप और यूट्यूब और ये सब जो चैनल सारे थे, सारी चीजें धीरे धीरे इनसे जो है खत्म किया जा रहा है। तो एक तरीके से आप ये समझ के चलिए कि इनसे सारे संबंध जो अब तक के रहे हैं, और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी जो पुराने समय से चली आ रही थी, अब सारे संबंध इनसे खत्म करने पड़ेंगे। पानी बंद करने का मतलब ही समझ जाइए आप कि कहाँ तक के जो है सरकार जा सकती है। तो सरकार वहां तक के पहुंच चुकी है, क्योंकि इनका जो है, इनको ट्रीटमेंट बिल्कुल फुल मिलना चाहिए। बिना फुल मिले इनको जो है, इनको समझ में नहीं आना है। अब तक के बहुत बर्दाश्त किया गया, लेकिन अब कोई बर्दाश्त करने की सारी क्षमताएं खत्म हो चुकी है। अब कोई भी संबंध इनसे नहीं रखने आए, और 100% जो है ये सरकार जो है हर मुद्दे पे तैयार बैठी है। और आप देख रहे हैं धीरे-धीरे जो है सारी चीजें खत्म। एक चीज बताइए, वो हमारे लोगों को मारे, हम पानी बंद कर दें? वो हमारे लोगों को मारे और हम पानी बंद कर दें? नहीं, पहले यही चलता रहेगा सिर्फ?
नहीं, आप ये बताओ कि क्या कहा जाता पहले, अब कार्रवाई शुरू हो गई है ना? कार्रवाई आपको दिख रही है कि नहीं लग रही कि मोदी की सरकार में आपको लगता है ना? अमरेंद्र जी, अब ये जो आंकड़े आ रहे हैं, अमरेंद्र जी, जो ये आंकड़े आ रहे हैं कि इतने लोग अवैध रूप से मिल रहे हैं, ये गायब हैं, ये आंकड़े अब आ रहे हैं। मोहम्मद आमीन जी, हम आपके पास आ रहे हैं। मोहम्मद आमीन जी, एक सवाल इसका आप जवाब दे दीजिए कि जो पाकिस्तानी शौहर हिंदुस्तानी बीबी, ये एक सिंडिकेट है या इसको एक सामान्य प्रक्रिया आप समझ रहे हैं? बीबी जो है हिंदुस्तान में नौकरी पा रही, हिंदुस्तान की नागरिकता उसको मिली है, नौकरी कर रही है, शौहर पाकिस्तानी है, दुश्मन मुल्क है, ये सहूलियत हम क्यों देंगे? चैनल पे जाना 6 बजे जी, ठीक है। तो मेरे पास यही लास्ट क्वेश्चन का जवाब है सर। कल आपने भी कहा है, बिल्कुल बिल्कुल सर, जवाब दे दिए, मेरा भी समय समाप्त है। पाकिस्तान हमारे देश का ही हिस्सा है, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ये हमारे देश के हिस्से हैं, यहीं से गए हुए लोग हैं, इसलिए लोगों में आपस में प्यार मोहब्बत है, जिसका नतीजा है। लेकिन वहाँ की जो आर्मी है, वहाँ के जो डिप्लोमेट है, वहाँ के जो नेता हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भारत एक हो। नहीं, अब तक तो भारत का वो हिस्सा होता पाकिस्तान, और मैं समझता हूँ कि आने वाले भविष्य में पाकिस्तान भी हमारे देश का एक हिस्सा होगा, एक प्रदेश होगा। वो तो समय बहुत ही नजदीक आने वाला है। लेकिन चूंकि आपस में रिश्ते हैं, ब्लड रिलेशन है, इसलिए किसी की मौसी वहां रही है, किसी के मामा वहां रह रहे, किसी के चाचा वहां रह रहे, इसलिए वो रिश्ते यहाँ पर होते हैं। और इसलिए ये कोई सिंडिकेट का नहीं है, इस पे कोई ब्लेम लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उन पे निगरानी रखने का भी हमारा औचित्य बनता है और हमारा धर्म बनता है, और उनको सजा देना भी हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। धन्यवाद आपका। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमारे पास भी अब समय आगे इजाजत नहीं देता है। सच्चिदानंद पांडे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब, मेजर मोहम्मद अली साहब का भी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आमिर सर, आपका बहुत शुक्रिया। और अमरेंद्र राय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तानी नागरिकों को पनाह क्यों दी जा रही है? क्योंकि क्या वो देश के लिए चिंताजनक नहीं है? क्योंकि अवैध रूप से पाकिस्तानी देश में अगर रहेंगे तो निश्चित रूप से वो भारत का भला तो नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी जो वीज़ा लेकर आते हैं यहाँ पर, अलग अलग प्रकार के वीज़ा लेकर, लेकिन उनकी समय अवधि पूरी होने के बावजूद भी वो हिंदुस्तान छोड़कर नहीं गए, और तमाम लोग गायब भी हैं। वो लोग हैं कहाँ, इसकी भी जानकारी जो सामने आ रही है कि वो जानकारी उनकी नहीं मिल पा रही। तो ये गंभीर सवाल है, इस पर निश्चित रूप से हमारे निगरानी तंत्र को सोचना होगा, हमारी खुफिया एजेंसियों को सोचना होगा कि ऐसी स्थितियां ना आए, क्योंकि ऐसे लोग देश के लिए खतरा है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों